वो एक एक्टिविस्ट पोएट हैं हिंदी के। संतुष्ट मैं हो नहीं पा रहा हूँ। घर में बस अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते हैं। जितनी संघर्षशीलता इनकी रचनाओं में है उतना ही इनके व्यक्तित्व में है। जब दूसरे बच्चे तमाम तरह के खेल खेलते थे तो उस समय मैं झूठ मूठ की पुस्तकें लिखा करता था। आज बड़े बड़े पूज्य हैं वो। मेरे जीवन में बहुत कम लोग हैं जो पूज्य हैं। सामू भगत हुआ करते थे और वो सामू भगत को ही मेरी जो काल नदी खंड 2 है वो समर्पित है। तो मेरे घर के सामने ही उनकी मठिया होती थी। स्थिति यह थी कि मेरे गांव में जो मेरी बिरादरी के लोग थे वे जो दलित लोग थे उनको बहुत बुरे व्यवहार के साथ देखते थे। मेरे पिताजी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी और उसका असर हमारे पूरे परिवार पर हुआ और मेरे अंदर एक ऐसी भावना उसी समय से पैदा हो गई कि ये लोग जो बनिहारी करते हैं, खेत में काम करते हैं, उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार होता है वह सही नहीं है। यहाँ तक कि उनको दरवाजे पर ज़मीन में बैठना होता था तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले यह पहला काम किया कि कम से कम वो ऊपर बैठने के लिए जब भी कोई आता था तो वो कहते थे कि नहीं ऊपर बैठो, ज़मीन पर नहीं बैठो। ऐसे थे जिनका मेरे जीवन पर प्रभाव रहा। एक रुद्र मिश्र जो मुझे एक गणितज्ञ के रूप में देखना चाहते थे और एक थे पंडित राम अयोध्या प्रसाद सिंह जो मुझे विद्वान के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन मेरे मन में उस समय भी औपचारिक शिक्षा के प्रति छोटी उम्र में ही 10 साल की उम्र में ही नफ़रत सी पैदा हो गई थी और इसीलिए करीब 10-12 साल का मैं होऊंगा कि मैं घर छोड़कर भाग निकला। वापस मैं लौटा और लौटने के बाद भी पढ़ाई मैंने
एमए तक की, लेकिन आधे अधूरे मन से। कभी भी वो टेक्स्ट बुक देखते ही मुझे नफ़रत हो जाती थी। हाँ, किताबें मैं खूब पढ़ता था, और यहाँ तक कि जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ता था तो आँख मूंदकर किसी भी अलमीरा की किसी भी किताब को कह सकता था कि अमुक किताब है। शीला सिद्धांतकर जो एक कवित्री के रूप में, उन्होंने यदि माँ की भूमिका में उतरकर जो कुछ किया वह नहीं किया होता तो शायद मैं 40 साल से 45 साल से ज़्यादा मैं भी नहीं चल पाता, क्योंकि शरीर के प्रति अत्याचार सभी लोग एक से बढ़कर एक हो जाने की हद तक किया करते थे। ज़्यादातर लोग तात्कालिक सोच होती है, और औरत को जिस निगाह से लोग हमारे समाज में देखते हैं, हम जानते हैं कि भाई ठीक है, एक पत्नी के रूप में और माँ के रूप में ठीक है, उसने अपने कर्तव्य किया, उसके बाद उसका कोई याद करने का मतलब नहीं। परंतु उन्होंने उनकी स्मृति को किस तरह से याद रखा है, किस तरह से उनकी कविताओं, उनकी पुरस्कार के माध्यम से, और वही नहीं, मेरी पहली रचना, छपी हुई पहली रचना कहानी है, जिसका शीर्षक गीता था, जो नई धारा में कहानी छपी थी। और उस में मेरा नाम तारानाथ गुप्त था। यह कहानी 59-60 में छपी थी। दूसरी कहानी जो मेरी छपी वो 67 में कलकत्ता से एक पत्रिका परिदृश्य निकला करती थी, उसमें तीसरे आदमी की शिनाख्त ये कहानी छपा था। तीसरी कहानी पटना से शिवचंद्र शर्मा स्थापना का संपादन करते थे, तो उसमें 70 में मेरी एक कहानी छपी थी, एक मसौदा। तो कुल मेरी 3 ही कहानियाँ छपी, लेकिन मेरे बॉक्स में 3 दर्जन से कम कहानियाँ अब भी पड़ी हुई नहीं होंगी। लेकिन मात्रा और क्वालिटी दोनों के लिहाज से कविताएं मैंने ज़्यादा लिखी। एक्टिविस्ट कविता के कवि हैं। शिवमंगल जी को लोग आमतौर पे कवि के रूप में उतना नहीं जानते और शायद जानना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैंने उनकी जब कविताएं पढ़ी और उसके बाद मैं ये प्रस्तावित करता हूं कि उनको एक बाकायदा एक मुकम्मल कवि के तौर पे पढ़ा, देखा और समझा जाना चाहिए। अभी बहुत से लोगों के काव्यात्मक प्रयत्नों का सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। उसमें कुछ शिवमंगल जी की भी अपनी गलती है। गलती क्या कहूँ, उनकी अपनी उदासीनता कह लूँगा, या अपनी वो प्रायोरिटीज़ की बात है। अब तो ये ज़माना आ गया है कि एक कवि आएगा और वो 20 लोगों से कहेगा भाई मेरे संग्रह की समीक्षा कर दो। अब शिवमंगल जी उन लोगों में से हैं, वो नहीं कहने जाएंगे कि भाई मेरे संग्रह की समीक्षा कर दो। कविता उनके लिए जीवन का एक तत्व है, वो कविता उसी तरह से जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ इसी तरह से जुड़ा रहना ज़्यादा सही है। मूल्यांकन तो होगा ही। असल में शिवमंगल जी तो वास्तविक रूप में कवि हैं,
शिवमंगल जी तो बन गए लोगों, मतलब अजीब मुझे विडंबना लगती है कि शिवमंगल जी को तो मान लिया राजनीतिक सिद्धांतकार और दूसरे लोग हो गए कवि, लेकिन मुझे अभी तक लगता है कि शिवमंगल जी मूलतः कवि हैं और राजनीतिक सिद्धांतकार जो है वो कवि से ही बने हैं। आलोचना की 3 पुस्तकें प्रकाश में आई हैं और कविता की 5 या 6, 5 और 6 का भी एक मानी है, इसलिए कि पहला संग्रह जो अधिकरण जो पत्रिका मैंने 65 में निकाली थी उस पर विज्ञापित है, मुद्रित तो हुई लेकिन प्रकाश में नहीं आ पाई क्योंकि मैं पटना से चल पड़ा। तो इसलिए 5 या 6 संग्रह आप कह सकती हैं। पहला संग्रह जो मेरा आया आग के अक्षर, जो 1976 आपातकाल के दौरान पुस्तक छपी थी और मुझे पता नहीं कि आपातकाल के दौरान नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़ी हुई कोई कविता पुस्तक छपी हो। इस पुस्तक को हमारे मित्र आनंद स्वरूप वर्मा ने छापा और कई मित्रों ने मना किया, जैसे विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने मेरे यहाँ खबर भेजी कि आप मत छपवाओ, लेकिन मुझे आपातकाल में घर बैठना पड़ गया था क्योंकि दिल्ली नक्सलबाड़ी आंदोलन के लिए पीस जोन हुआ करता था और आपातकाल के दौरान तो हम लोगों को कह दिया गया था कि आप लोग कोई गतिविधि नहीं करें, लेकिन मैंने सोचा कि कविता के जरिए तो किया जाए कुछ, तो इसलिए मैंने जिद करके वो आग के अक्षर संग्रह को प्रकाशित होने दिया और आनंद स्वरूप वर्मा ने भी साहस दिखलाया। उस पुस्तक पर वो जो एक छोटा मोटा प्रकाशन चलाते थे उसका नाम है और उनके घर का पता भी है। मैं मानता हूं कि शिवमंगल जी ने निरंतर सामाजिक समस्याओं पर चिंतन किया है। उनके बारे में कई तरह की भावनाएं उनके मन में उपजी हैं और इन भावनाओं को और अपने जो सामाजिक मंतव्य है उसको अपनी कविताओं में वाणी दी है। ये आलोचना के लिए भी, ये सामान्य सोच के लिए भी एक गौरव का विषय है। आपातकाल जब ख़त्म हुआ तो वसंत के बादल आया। वो वसंत के बादल आप लोगों को याद होगा। और तीसरा संग्रह जो आया जिसमें कुछ 20 कविताएं पहले संग्रह की भी शामिल हैं, तो उसका नाम है धूल और धुआं। तो धूल और धुआं जो है एक किसान और मजदूर का प्रतीक है, जिसको लोगों ने कुछ दूसरा ही समझ लिया कि जैसे धूल और धुआं आंदोलन बन गया हो। ऐसी बात नहीं थी। किसान और मजदूर को प्रतीक के रूप में रखकर मैंने उसका नाम दिया था। शिवमंगल जी को अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि
जैसे केशव के बारे में कहा जाता था कठिन काव्य के प्रेत, भाषा दुरु है। पर मुझे कहीं लगता है कि व्यक्ति जब अपनी बात को कहने में और अपनी बात को जब जोर देकर जो कहता है, और दूसरा क्या है, मुझे लगता है कि साहित्य कहीं इनका लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य जो है वो समाज में जो कर्मशील, जैसे मैंने कहा कि कर्मशील होकर जिस तरह से वो मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष करते हैं, साहित्य की दुनिया कहीं उनके पीछे हो जाती है। और वो जुझारू व्यक्ति जो होता है तब भाषा को अलंकृत नहीं करता है, वो अपने अंदर जो भाव आता है उस भाव को उसी तरह से वो कहता चला जाता है। अरे दद्दो, मैं तुम्हारी आंखों की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बाहों की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी देह की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों में अंकित। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोग्राम करना था, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी कविता उठाई जाए जो थोड़ी हटके हो। फिर बाबा की किताब पढ़ी तो आग के अक्षर, उससे मैंने कविता निकाली थी जिसकी पंक्ति थी, भूख की लहर पेट से चलकर हाथ की नीली नसों में ऐंठ रही है, आँखों में रतौंधी पैदा कर। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चीज़ जो शिवमंगल जी की कविताओं में हमें महत्वपूर्ण लगती है वो है उनकी भाषा। ये भाषा कोई कृत्रिम सादगी वाली भाषा नहीं है, न ही ये शास्त्रीय भाषा है। ये वो भाषा है जिसमें कवि स्वयं सोचता है जब वो अपने आप से संवाद करता है। मसलन जब वो समाज की कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं तो उनकी भाषा में एक ख़ास तरह की संजीदगी आ जाती है। बंदूक और बारूद उन लोगों के लिए था जिन्होंने बंदूक और बारूद को देखा नहीं था। मेरे साथ ये बात नहीं थी। बंदूक और बारूद को मैंने साक्षात देखा था। यह सही है कि जो लोग ऐसी कविताएं लिखते थे वो बंदूक और बारूद की अखबारी जानकारी ही उनको थी, लेकिन एक भी ऐसा लेखक या कवि सामने नहीं आया जो उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे। मैं यह नहीं मानता कि प्रगतिशील कविता अलग, जनवादी कविता अलग, नक्सलवादी कविता अलग। मैं यह नहीं मानता। जो सबके बुनियादी सरोकार एक ही हैं। उनकी चिंता में उनके सरोकार ज़्यादा बड़े हैं और वो जो बहुत ही चाहते हैं कि लोगों के बीच सीधे कविता जाए, बीच में कोई प्रकाशक या कोई संपादक न हो, बस कि सीधे कवि जो है सो बात करे और जो लोग हैं वो सुने। '67 के प्रस्थान बिंदु को कुछ